कांग्रेस सरकार ने पार्लियामान ने राहुल गांधी की क़यादत में पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया। गांधी जी के मुजस्समे के सामने कांग्रेस के अरकान पार्लियामान ने नारेबाजी की और दिल्ली को इंसाफ देने का मुतालबा किया। कांग्रेस के 7 अरकान को जुमेरात को स्पीकर ने मुअत्तल किया था। ऐवान में हंगामे के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई थी। ये लोग दिल्ली तशद्दुद के मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। देखिए, हम 4 दिन से यही कह रहे हैं कि दिल्ली में जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुआ, इसके लिए तो कुछ जवाब दीजिए पार्लियामेंट को। तो यही हम चाहते हैं कि गृह मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए। क्या सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है देश के निवासियों के लिए? मुझे तो ये बहुत अजीब सा लग रहा है। और जब हमारी पार्टी ये चाहती थी कि इतने महत्वपूर्ण विषय पार्लियामेंट में चर्चा हो जाए, 7 एमपीज को सस्पेंड किया है। ये क्या इंसाफ है? क्या हमारे लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं ये लोग? बहुत बुरी बात। हमको राजनीतिक मंशा से टारगेट किया जा रहा है। ये बस एक बहुत नीचे लेवल का ये राजनीति है। हम यही चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को इंसाफ मिले। वे 50 लोग का घर जो आज जो इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, उनको इंसाफ दें। वहीं यस बैंक के बहरान से खातेदारों में खलबली मच गई है। लोग अपनी जमा पूंजी को लेकर तशवीशमंद हैं। एटीएम के बाहर खातेदारों की कतारें हैं। अंदेशों के बादल छाए हैं। इस बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने खातेदारों की तशवीश को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि यस बैंक को बहरान से उभारने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने खातेदारों को भरोसा दिलाया कि रकम निकालने के लिए 3 अप्रैल तक की रोक इंतहाई हद है। इससे पेशतर हालात बेहतर करने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके मुस्बित नताइज आइंदा दिनों में बरामद होंगे। Very swiftly, it will be done very fast. 30 days which we have given is the outer limit, and you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme to revive the Yes Bank. We have naturally a market-based resolution of the problem. A bank-led, investor-led resolution of the problem is always preferable. We have said that in our press statement yesterday also. So naturally you have to give time to the bank, to the management to, take whatever steps or whatever efforts they need to take. And the bank did try over the last several months. So when we found that it was not working out, so therefore and when we found that it was, we cannot wait and we should not wait any longer, RBI decided to intervene. So therefore, I think the timing is quite appropriate, and I can I can assure you that the RBI will come out with, a scheme, as we have said in our press statement, very shortly. और हुकूमत के माली मुशीर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने यस बैंक के सभी खातेदारों से न घबराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनका पैसा महफूज रहेगा। बैंक ने साफ कहा है इसके बारे में कि डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट सेफ रहेंगे। ये आश्वस्त करना चाहता हूँ सबको कि सारे डिपॉजिटर्स कोई डर की कोई जरूरत नहीं। और माली बहरान का सामना कर रहे यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील करते हुए आरबीआई ने 30 दिनों के अंदर इस मामले को हल करने की मोहलत दी। आरबीआई ने रकम निकालने की हद 50,000 मुकर्रर की। खातेदार अपनी जमा पूंजी को लेकर तशवीशमंद हैं। आज मुंबई के थाने में यस बैंक की ब्रांच के सामने बड़े पैमाने पर खातेदार पैसे निकालने पहुंचे। हुजूम को देखकर पुलिस को सख्त बंदोबस्त करने की नौबत आन पड़ी। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यकीन दहानी कराई कि यस बैंक को बहरान से उबारने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारी नुमाइंदा प्रियंका कांतपाल ने मुंबई के हालात का जायजा लिया। देख रहे हैं कि अंदर जो कस्टमर्स हैं वो उनसे फिलहाल बातचीत
करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक के जो तमाम एम्प्लॉई हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 50,000 रुपये तक दिए जा सकते हैं। और साथ ही अगर एटीएम की बात करें तो एटीएम भी यहाँ पर नहीं चल रहा, तो शायद एक कारण ये भी है कि लोगों में पैनिक की सिचुएशन है। एटीएम नहीं चल रहा है, नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही है, ऐसे में थोड़ी क्लैरिटी वो चाह रहे हैं कि आरबीआई की तरफ से आए कि कब तक ये जो सिचुएशन है ये साफ हो पाएगी तो लोगों को शायद थोड़ी राहत मिले। लेकिन फिलहाल लोग हल्के डर में ज़रूर हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई का पैसा है, जो सेविंग अकाउंट्स है जिनके या सैलरी अकाउंट्स है, और आज तारीख भी 6 है। ऐसे में कई लोगों की ईएमआई है, स्कूल की फीसेस हैं और ये तमाम खर्चे अभी उनके ऊपर आए हुए हैं। तो ऐसे में एक शख्स यहाँ दिख रहे हैं। सर, आप कस्टमर हैं? सर, अभी सिचुएशन क्या चल रही है, क्या बातचीत आपकी यहाँ हुई? ये कह रहे हैं कि जो भी पैसा है अभी आप कुछ 50,000 से ज़्यादा आप कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। हाँ। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपने इसमें पैसे ट्रांसफ़र किए थे। मुझे डीडी बनवाना था, अपने फ्लैट की उसकी पेमेंट थी मेरी, हाँ। उसकी ईएमआई ड्यू थी, मुझे डीडी बनवाना था। लेकिन मेरे दूसरे बैंक से इसमें मैंने ट्रांसफ़र किया था कि मैं एक बैंक में क्लब करके पैसे अपना अमाउंट निकाल दूँ, लेकिन डीडी बनाने को मना कर रहे, कह रहे डीडी भी नहीं बनाएंगे। अब ये क्या करेंगे आप, क्या सिचुएशन है आपके साथ? क्या करेंगे, हमने तो हाथ खड़े कर दिए। जब बैंक ने खड़े कर दिए, अभी हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे तो अब जीवन भर की जीवा पूंजी आवाज लग गई। आरबीआई कह रही है कि इसीलिए उन्होंने अंडरटेक किया है ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। पता नहीं, आप घबराइए मत, आरबीआई का कहना है पैसा आपका सुरक्षित, धीरे धीरे ही सही आपको मिलेगा। उम्मीद कर सकते हैं। तो अभी ये घर का कैसे आप देंगे ईएमआई? पता नहीं। आलम जी, आज क्यों यहाँ पर आप आए थे? ये कल की खबर के बाद आपको थोड़ा पैनिक हुआ? मैंने सुना कि बैंक बंद हो रहा है, तो मेरी वाइफ बोला कि जाके पैसे निकाल लो कि कुछ भी हो सकता है। तो पैसे निकाल करके जाके देख लो, पूरे पैसे तो मिलेगा नहीं। तो सुनने में आया कि 50 हज़ार मिलेगा, तो जाके निकाल लो। नंबर भी लगना पड़ेगा, तो नंबर तो नहीं लगना पड़ा। उसमें भी पैसे निकालने गया तो बोल रहा है कि अमाउंट भी नहीं बता रहा है कि अमाउंट कितना है। फिर बाद में बता रहा है कि अमाउंट इतना है। तो बताया अंदर मदद नहीं हो रही है? अंदर तो मदद हो रही है, मैं शोर शराबा कर रही है बहुत कि ऐसे करो, ऐसे करो, आप 1 अप्रैल को मिलेगा, फिर कभी 3 अप्रैल को मिलेगा, कभी कुछ बता रहे हैं। और टेंशन अभी भी हो रहा है मुझे। तो ये आपका सैलरी अकाउंट है? मेरी सैलरी अकाउंट है। तो सारा पैसा इसी अकाउंट में है? हाँ, मेरे यही अकाउंट में है। अब इसमें से मैं दूसरी अकाउंट में डालना चाहता हूँ। अच्छा, तो कितना निकाल पाए? 50,000 रुपये मैंने निकाला। तो 1 महीने का काम हो जाएगा इससे, या आपको अभी थोड़ा डर है कि क्या? डर तो लग ही रहा है कि 50,000 में क्या काम होगा। बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी फीस जाते हैं। दोनों बच्चे का 15,000 फीस जा रहा है, इसीलिए टेंशन भी हो रहा है। अच्छा, टेंशन इनके चेहरे पे भी साफ यहाँ पर नजर आ रही है। आप अकेले ही हैं अर्नंग घर में? कमाने फैमिली भी है, हाँ। बच्चे भी हैं, हाँ। सब हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब हाँ। हैं। अच्छा, तो कमाने वाले आप ही हैं? मैं ही कमाता हूँ, मैं जॉब। यही एक अकाउंट? हाँ, यही अकाउंट है। तो अब आपको घबराहट हो रही है, दूसरे अकाउंट में सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से पूरे पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में डालूंगा और सरकारी बैंक में डालना चाहता हूँ। चलिए, ठीक है। तो ये आलम है जो कह रहे हैं कि कल पैनिक होने के बाद ये यहाँ पर बैंक अकाउंट में आए, ये सोचकर कि क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी हो रही है तो पैसा निकाल लिया जाए, लेकिन 50,000 रुपये ही निकाल पाए हैं आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से। अब इनका कहना यह है कि परेशानी इनको ज़्यादा लग रही है, इसलिए चाहते हैं कि सेफ अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दें। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश राघव के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। थैंक यू। और न्यूज़ 18 ने सूरत में येस बैंक के सार्फिन से बात की। येस बैंक की जिस तरह से नुकसान सामने आई है, जिसके बाद आरबीआई ने येस बैंक पे जिस तरह का प्रतिबंध रखा है कि एक कस्टमर महीने में एक ही बार 50,000 रुपये बैंक से निकाल सकता है, वही सामने आने के बाद लोगों की लंबी लाइनें देर रात से बैंकों के बाहर देखने को मिल रही है। हालांकि सूरत में भी यही नज़ारा रात को और सुबह में देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी मात्रा में बैंक पे पहुंचे और हल्ला मचा रहे हैं, क्योंकि अपने पैसे लेने के लिए लोगों को संघर्ष करने पड़ रहा है। तब अपने साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मयंक भाई है। मयंक भाई, पैसे निकालने आए हो, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? और कितनी मुश्किल में तो ऐसा है कि लाइन सवेरे से लगी हुई है, अंदर कोई घुस रहा है, टोकन कुछ नहीं मिल रहा है। अभी लाइन चालू है, अभी अंदर जाके क्या होगा वो भी पता नहीं है। अभी अब हम खड़े हैं। बिल्कुल अन्य लोग अपने साथ बात करते हैं। आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम हितेश है। जी, 50,000 रुपये की लिमिट दी है महीने में एक बार, कितनी मुश्किल ही है? मुश्किल ही है तो पूरे साल की सैलरी हमारी यहीं पे पड़ी। अभी जस्ट कल ही सैलरी वापस से ट्रांसफर हुई है। अभी बाहर त्यौहार है और 50,000 सिर्फ लिमिट है। तो आज की तारीख में टेंशन है कि हमारी जो पूरे साल की मेहनत करी है वो किस हिसाब से निकलेगी। वो 50,000 दे रहे हैं, उसके ज्यादा कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। हमारा क्लियरिंग कैसे होगा? हमारा आरटीजीएस को चेक आने वाले वो कैसे
जो भी क्लियरिंग होगा वो कुछ मालूम नहीं है। हमारे जो इंस्टॉलमेंट कटेगा वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इंस्टॉलमेंट किस हिसाब से कटेंगे या दूसरी बैंक में ट्रांसफर होगा, कैसा होगा, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे रहे आज की तारीख में। थोड़ा सा प्लीज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि खुद के पैसे के लेने के लिए लोग सुबह से संघर्ष कर रहे हैं, सुबह से लंबी कतारों में लगे हैं। महीने में एक ही बार 50,000 रुपया देने के चलते आने वाले दिनों में त्योहार और शादियों का मौसम है, जिसके चलते लोग सुबह से हंगामा मचा रहे हैं, क्योंकि बैंक के कर्मचारी भी जिस तरह से लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके चलते लोगों और बैंक के कर्मचारियों के सामने हंगामे के साथ कई तकलीफों का सामना लोगों को करने की बारी आई है। कैमरामैन पर्सन प्रदीप चौबे के साथ कीर्तेश पटेल, न्यूज 18 नेटवर्क, सूरत। और वहीं राजकोट में भी कुछ ऐसा ही नजारा यस बैंक के बाहर देखने को मिला। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ का जायजा लिया। गुरुवार रात को आरबीआई के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि जिस अंतर्गत यस बैंक के जो भी खाता धारक है, चाहे वो सेविंग अकाउंट धराते हो या फिर कह सकते हैं कि करंट अकाउंट, मगर जो भी खाता धारक है वो अपने खाते में से केवल और केवल मात्र 50,000 की नकद है वही उठा सकते हैं। और जिसके चलते हुए गुरुवार की रात को ही जो यस बैंक के जो एटीएम सेंटर है वहां पे लोगों की लंबी भीड़ है वो दिख रही थी। तो वहीं शुक्रवार की सुबह भी यस बैंक के बाहर अभी ये जो खाता धारक है उनकी लंबी कतार है, जो लंबी कतार है वो दिख रही है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राजकोट पुलिस को मध्यस्थी करने की फर्ज पड़ रही है। कहीं ना कहीं सुबह ही हमने ऐसे हालात देखे थे कि बैंक के कर्मचारी है और जो बैंक के खाताधारक है उनके बीच घर्षण हुआ था, और जिसके चलते हुए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग जो यस बैंक है उसने की थी। कैमरामैन अवनीत लश्करी के साथ अंकित पोपट, न्यूज 18 गुजराती, राजकोट। लोकसभा में कांग्रेस के अरकान पार्लियामान की मुअत्तली पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि 7 अरकान पार्लियामेंट को किस बुनियाद पर मुअत्तल किया गया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐसा 70 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। 2 मार्च से 5 मार्च के बीच हुए हंगामे की जांच के लिए कमेटी कायम की गई है। कल सर जो घटना घटी है, 7 हमारे ऑनरेबल मेंबर को निलंबित किया गया, और सर निलंबित किया गया सारे सत्र के लिए। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेसिडेंट बनाए हैं ये सदन में। सर हम क्या कहे वो क्या कहे ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सारे चीज आपका मीडिया ग्लैन में है, सीसीटीवी फुटेज में सारे चीज है। सर सदन में हम लोग बारीकी से ये मांग करते आए हैं कि दिल्ली राइट पे चर्चा हो, बस और कुछ नहीं। अगर चर्चा आप नहीं चाहते तो अलग बात है, हम चाहते अलग बात है, लेकिन निलंबित की जब सवाल आए उसमें से 2-4 बात मैं जरूर कहूंगा। सर एक साथ 7 एमपीज को निलंबित किया गया, लेकिन किस आधार पर ये मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि सर अगर रुकिए ना, अगर स्पीकर से कोई पेपर भी अगर छीने। अधीर रंजन जी अपनी बात संक्षिप्त में यार सर मैंने परमिशन लेके बोल रहा है सर ये मुझे बोलने दीजिए सर प्लीज। 7 एमपी की सवाल है सर, वो भी हमारे सदन की सबसे अहम सत्ता होता है बजट सेशन सर, उसमें 7 एमपी को नजरत रहना और वो भी सस्पेंशन सारे सत्र के लिए, ये मुझे बड़ा पेनफुल होता है सर। सरकार कोई अपोजिशन मेंबर को बाहर रख के कोई कार्रवाई चलाने का कोई हमको इच्छा नहीं है, लेकिन जो कल हुआ ये 70 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में कभी नहीं हुआ था। स्वयं स्पीकर ने उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग करके ये कहा कि इस तरफ जो क्रॉस करके आता है मैं उसको सस्पेंड उन मेंबर को सस्पेंड करता हूं। फिर भी इधर आके इधर तक जब जायसवाल भी भाषण करते थे इधर तक आ गए, स्पीकर के ऊपर पेपर फेंका गया, और इसके जब आप बैठे थे आपके ऊपर पेपर फेंका गया। कल रमा देवी का जब वो बैठी थी पूरा पेपर छीन के लेके, ये तरीका है क्या सदन चलाने का, ये मैं पूछना चाहता हूं। और आज मैं माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय एक समिति का गठन करेंगे। आप सुनिए, माननीय अध्यक्ष महोदय एक समिति का गठन करेंगे जो दिनांक 2 मार्च 2020 से 5 मार्च 2020 तक सदन में घटी सभी घटनाओं की
जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। समिति के अध्यक्ष या माननीय अध्यक्ष जी स्वयं, अध्यक्ष महोदय स्वयं करेंगे तथा इस समिति में लगभग सभी दलों के प्रतिनिधियों का समावेश होगा। और चलिए इसी पर मजीद बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी विनीत। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, इतना शोर हंगामा हुआ और आखिर में एक कमेटी जो है वो हंगामे की जांच के लिए बना दी गई है, और क्या कुछ तफसीलात? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी कि जिस तरह से निलंबन किया गया वो गलत है, और उसको लेकर के सदन में भी बात रखी गई और सदन के बाहर भी बात रखी गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज संसद भवन परिसर में लगभग 10:30 बजे कांग्रेस के सांसदों ने काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन किया, विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सदस्यों का निलंबन किया गया है वो गलत है, निलंबन वापस लेने की मांग की। सदन के अंदर भी जैसा कि हमने अभी सुना, अधीर रंजन चौधरी ने यह बात उठाई। उनका साफ तौर पर कहना था कि यह अलोकतांत्रिक है और विपक्ष की आवाज को दबाए जाने की बात में हो रही थी। उनका यह भी कहना था कि वह सिर्फ चर्चा की मांग कर रहे थे, दिल्ली पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन वहीं पर सरकार के अपने भी तर्क हैं, लोकसभा चेयर के अपने तर्क हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरह का उनका व्यवहार था वो गलत है। उन्होंने यह भी कहा, सरकार का साफ तौर पर यह कहना था कि वो दिल्ली की स्थिति पर या दिल्ली में जो फसाद हुए थे उस पर चर्चा से नहीं भाग रही, बल्कि समय की बात है, और कह रही है कि जैसे ही होली की बात यानी 11 मार्च या उसके बाद कभी भी स्पीकर जैसा अनुमति दे चर्चा करवाई जा सकती है, और इसी को लेकर के यहाँ पर विवाद था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से पूरी तरह से कोशिश की गई थी कि सदन में जो कामकाज है, जो विधायी कार्य है वो हो। इसके लिए उन्होंने जो दूसरे दिन बजट सत्र के दूसरे भाग के दूसरे दिन उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन उस बैठक के बाद भी कोई मामला सफल होता नहीं दिखा। जो हंगामा है वो लगातार जारी रहा। जो सांसद थे, कांग्रेस के कई सांसद प्ले कार्ड्स लेकर के आ रहे थे, और सबसे बड़ी बात आसन की ओर, लोकसभा अध्यक्ष के चेयर की ओर कागज फेंके गए। इससे काफी नाराजगी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आहत थे। वो लगातार जब यह फैसला लिया गया उस समय मीनाक्षी लेखी चेयर पे थी, वो लगातार लोकसभा में नहीं आ रहे थे, तो आप समझ सकती हैं वो आहत थे और इसी कारण उसका निलंबन किया गया। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से पार्लियामेंट में पूरी कार्रवाई के बाद एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। आज का भारत जानता है कि जब 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस वक्त की अहम खबर, शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुए तशद्दुद में अवामी इमलाक को पहुंचे नुकसान की वसूली के लिए लखनऊ में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत की ईमा पर इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होर्डिंग्स लगाए हैं। होर्डिंग्स में अवामी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की तस्वीरों के साथ उनके नाम और पते भी दर्ज किए गए हैं। साथ ही मुकर्ररा वक्त पर नुकसान की रकम न अदा किए जाने पर घरों की कुर्की और जायदाद जब्त किए जाने का इंतबाह भी दिया गया है। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी तर्जुमान मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। मनीष शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से होर्डिंग्स लगाए गए हैं नाम के साथ, पते के साथ, लेकिन इस सब का सबूत क्या है कि ये तमाम चीजें जो हैं इन्हीं लोगों की जानिब से की गई हैं? पूरी तरह से क्या ये चीज वाज़ेह है? आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, 18 और 19 अक्टूबर दिसंबर में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया था। और उस दौरान जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, आप लोगों के जो कैमरे थे, उसमें साफ साफ फोटोज आए थे, विजुअल्स आए थे। उसके आधार पर उनकी पहचान की गई थी। और अब आपने स्वयं बताया है कि फोटो के साथ साथ एड्रेस तक डाला गया है, यानी तहकीकात की गई है और सबको एक अवसर भी दिया गया था। अपने पक्ष में अगर कुछ बताना हो, कोई सफाई हो, तो दे सकता है। और एक सिविल प्रोसेस है कि कहीं भी जब इस तरह की वसूली होती है तो उसके पहले सार्वजनिक स्थलों पे नाम लिखे जाते हैं। तहसीलों में ये पुरानी परंपरा है। उस तरह से नाम लिखे गए हैं कि आप लोग स्वयं से इस हर्जाने की भरपाई करिए जो आप लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया है, प्राइवेट संपत्ति का नुकसान किया है। और आपको याद होगा कि ढेर सारे ओबी वैन भी जलाए गए, पत्रकारों पर हमले हुए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को ये स्पष्ट संदेश है, कड़ा संदेश है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने। मनीष शुक्ला जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ खास लोगों को ही निशाना बनाया गया है। वहां पर बहुत सारे और भी लोग मौजूद थे, भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर नाम और पते सिर्फ चंद लोगों के हैं। देखिए, जिन लोगों की फोटो आई, विजुअल आया, जो लोग आइडेंटिफाई किए गए, उनके नाम और पते फोटो डाले गए हैं। और हमको लगता है कि पर्याप्त जो भी प्रोसेस है, जितना समय दिया जाना चाहिए था उतना समय इन लोगों को दिए गए हैं जिनके फोटो लगे। अगर आपके पास कोई बेगुनाही का सबूत हो और आप जरूर दीजिए, लेकिन ये लोग देने में विफल रहे हैं। लेकिन स्पष्ट एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का कोई स्थान नहीं है। किसी को ये छूट नहीं है कि कानून को हाथ में ले, तोड़फोड़ करे, सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्ति पे हमला करे, मीडिया पे हमला करे और पुलिस पर हमला करे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन क्या कोर्ट ने भी इस चीज की तस्दीक कर दी है? क्या ये तमाम मामले जो हैं कोर्ट के जरिए भी साफ हो चुके हैं? इसी के बाद ये नाम जो है ये पब्लिक प्लेसेस पे लगाए गए हैं? देखिए, ये जो सिविल वसूली की जो प्रक्रिया होती है उस प्रोसेस का पूरा पालन किया गया है। जितना समय दिया जाना चाहिए वो समय दिया गया है। और न्यायालय के दरवाजे तो लोकतंत्र में, संविधान में हमेशा खुले रहते हैं। अब जिनको न्यायालय जाना होगा, कोर्ट जाना होगा, वो जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। जी, तो यानी आप पूरी तरह से फिर से ये कह रहे हैं कि तमाम चीजों को करने के लिए तमाम जो कार्रवाई थी उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखा गया है, पारदर्शिता बरती गई है इस कार्रवाई में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब ये घटनाएं हो रही थी उस समय उनको चेतावनी दी गई थी कि आप लोग अपने बात को रखिए, लेकिन तोड़फोड़ और हिंसा मत करिए। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई होने के बाद सबको नोटिस दी गई थी। नोटिस के बाद सबको समय दिया गया था कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। इसके लिए जो SIT का गठन हुआ था
आप अधिकारियों के समझ जाके अपनी बातों को आप रख सकते हैं। और वो प्रोसेस पूरा होने के बाद ये फोटो और नाम लिखे गए हैं। और ये पुरानी परंपरा है कि जो भी जो वसूली होती है सिविल प्रोसेस में, उसमें नाम लिखे जाते हैं। तहसीलों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ लिखे जाते हैं। तो और जरूरत पड़ने पे जी मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपनी बात रखी और लगातार इस पर जो रद्द अमल है उससे भी हम अपने नाज़रीन को वाकिफ करवाते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी तर्जुमान मनीष शुक्ला जी, जो कि लखनऊ मामले पर अपनी बात रख रहे थे। वहीं महाराष्ट्र की बहुजन अघाड़ी के पहले बजट में 550 करोड़ रुपए अक़लियतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। ज़ायरीन हज के लिए थाने, मुंब्रा और कलवा में हज हाउस बनाए जाएंगे। विकास आघाड़ी सरकार का पहला बजट पेश हुआ और खास करके अल्पसंख्यक को क्या मिला, इस वक्त हमारे साथ बात करें अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक जी है। तो आज बाकायदा जो अल्पसंख्यक समाज को लेकर जो निधि बढ़ाई गई है, ये किस तरह से काम किया गया? पिछली सरकार के मुकाबले इस बार जो बढ़ा के दिया है, किस तरह से काम होगा? नहीं, हमने बढ़ाया, बढ़ाना तो बहुत चाहते थे, लेकिन 5 सालों में पैसे लैप्स होते थे, एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कहना था कि पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपेंडिचर नहीं होता, हम प्रोविजन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो निश्चित रूप से 550 करोड़ रुपए का अभी प्रोविजन है। हम चाहते हैं कि विदेश जो पढ़ने जाते हैं अन्य समाज के लोग, उन्हें कहीं न कहीं विदेश शिक्षा के लिए भी एक बजटरी प्रोविजन होता है। तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी प्रोविजन हो, उस तरह की योजना बनाई जाए। और निश्चित रूप से स्कॉलरशिप पे बड़े पैमाने पे खर्च होगा। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में विशेष करके जो अल्पसंख्यक है उनके भी विकास हो। इस दृष्टिकोण को आगे रख के इस बार कुछ पैसे बढ़ाए गए हैं, लेकिन कम पड़ेंगे तो कहीं न कहीं सप्लीमेंट्री डिमांड के जरिए भी हम पैसे लेंगे। हज हाउस के लिए भी कुछ नई मान्यता दी गई, मुंब्रा और थाने की, किस तरह से इसका काम? नहीं, देखिए ऐसा है, हज हाउस हमारा नागपुर में है, औरंगाबाद का काम अभी पूरा होने वाला है, पूना में एक बनाना है, मुंब्रा में डिमांड हुई थी, वहाँ ऐलान हुई है। तो सिर्फ हज हाउस का मतलब ये नहीं कि हाजियों के लिए इस्तेमाल हो, वो हाजियों के लिए 15 दिन इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बाद 11.5 महीने उसमें MPSC UPSC के कोर्सेज शुरू करने की हमारी तैयारी है और आने वाले दिनों में उसका हम ऐलान करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से केंद्र से मदद मिलनी चाहिए राज्य सरकार को, वो मदद नहीं मिल पा रही, इस बात की शिकायत बाकायदा हाउस में अजित पवार जी ने भी की। क्या लगता है आने वाली जो परियोजनाएं हैं उसके लिए केंद्र राहत देगी, लगता है सर? देखिए, जो हमारा अधिकार है वो रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं उसमें टालाटाल होता है, ये सच्चाई है। लेकिन बड़े पैमाने पे हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारा अधिकार है वो तो मिले, और हम अपने ही दम पे किस तरह से महाराष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं उसका प्रयास ज्यादा होगा। फिर हमसे बात करने थे अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो निधि दी गई है अल्पसंख्यक समाज को और बढ़ाने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन अब हो नहीं पाया। ये पहला बजट था, 500-550 करोड़ रुपए दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में इसे और भी बढ़ाया जाएगा। मुंबई से अविनाश टोंडे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। खबरों में इतना ही। आदाब।